Bachcho, in previous lecture we study about the color. Today we discuss next property is magnetic character. बच्चों मैग्नेटिक करैक्टर के बेसिस पे हम सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. We classify substance in 3 parts: paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. बच्चों देखिए, हम सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सब्सटेंस को, डेवलप एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. बच्चों देखिए, हमारे पास एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है. क्या होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं. जो सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. यानी दो सब्सटेंस which can attract applied magnetic field is known as paramagnetic. उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक. जो सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक. बच्चों एक हमारे पास है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं. दो सब्सटेंस which can repel applied magnetic field. जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं इज नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. जो सब्सटेंस इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पैरामैग्नेटिक. और जो रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक. एक है बच्चों फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं. देखिए बच्चों, पैरामैग्नेटिक में क्या है? जो सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरफ, वो तो पैरामैग्नेटिक. और जो रिपल कर रहे हैं वो डायमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. बच्चों क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट. यानी दो सब्सटेंस which can strongly attract applied magnetic field. Those substance which can strongly attract applied magnetic field. जो applied magnetic field को strongly attract करते हैं बच्चों, are known as या is known as फेरोमैग्नेटिक. देखिए बच्चों, हमारे पास एक है मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड.
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपल करेंगे वो डायमैग्नेटिक, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक करैक्टर के बेसिस पे वी क्लासिफाई सब्सटेंस इन 3 पार्ट्स: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है? दो सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या है? विच कैन रिपल्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों जो मैग्नेटिक करैक्टर है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो हम किस बेस पे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। जो हमारा मैग्नेटिक करैक्टर है बच्चों, जो मैग्नेटिक करैक्टर है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटो, n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटो। जो मैग्नेटिक करैक्टर है बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है, वो हम किस बेस पे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटो। n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इफ n इज इक्वल टू 0 मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू क्या आ गया? 0। तो सब्सटेंस कैसे हो गए बच्चों? डायामैग्नेटिक। सब्सटेंस कैसे हो गए? डायामैग्नेटिक। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू हम अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटो। n हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर बच्चों n 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब सब्सटेंस क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। ऐसे हो गए बच्चों डायामैग्नेटिक। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, तो सब्सटेंस कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कैसा हो जाएगा भी आपका? फेरोमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। अगर बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लेस है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्सेस है तो फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? जैसे सपोज करो हमारे पास इनका मैग्नेटिक करैक्टर बताना है, Fe3 प्लस का, जिंक 2 प्लस का, निकल 2 प्लस का। क्लियर? तो बच्चों Fe3 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या बनता है? 3d5 बनता है, 3d5। तो 1 2 3 4 5 हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या बनता है? 3d10। 10 कैसे आएगा? 2 4 6 8 10 सभी पेड हो जाएंगे। और निकल प्लस 2 क्या बनता है? 3d8। 1 2 3 4 5 पहले अनपेड बनेंगे फिर पेड 6 7 8। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमने इन सभी का एक एग्जांपल देके मैंने कॉन्फिगरेशन लिखा है। Fe3 पॉजिटिव का कॉन्फिगरेशन 3d5 होता है, हर ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है। जिंक 2 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d10, हर ऑर्बिटल में पेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। निकल 2 प्लस का कॉन्फिगरेशन 3d8, पहले अनपेड बनेंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू कितना है? 5 है। या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू कितना है? 0। या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। 2 है ना आपके पास? ही 2। ठीक है? तो बच्चों यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा आपके पास? n इंटू एन प्लस 2 35 बोहर मैग्नेट्रो, यानी 5.9 बोहर मैग्नेट्रो। ठीक है? या एनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू भी क्या आ गया? 0। या एनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो म्यू क्या आ जाएगा भी आपका? n इंटू एन प्लस 2 2.9 बोहर मैग्नेट्रो। मैग्नेटिक मोमेंट निकाले बच्चों इस फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस 2।
यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 थे तो हमारा 5.9, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो म्यू 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट 2.9। यहाँ 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो क्या हो गए डायमैग्नेटिक। इन दोनों में देखिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम है और इसका मिनिमम है। जिसका मिनिमम है वो पैरामैग्नेटिक और जिसका मैक्सिमम है वो फेरोमैग्नेटिक। ये हमारे पास मैग्नेटिक करैक्टर है। ये आपके पास क्या मैग्नेटिक करैक्टर कि जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्सेस है तो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सेस होगा तो फेरोमैग्नेटिक होगा। जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा तो डायमैग्नेटिक। जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लेस है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी लेस होगा, वो पैरामैग्नेटिक। हालांकि इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फिर से डिस्कस करेंगे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हमने कल कर लिया था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करवा रहा हूं बच्चों, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बच्चों यहां से क्वेश्चन बढ़ता है। यहां पर क्वेश्चन कैसा आता है भी, एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। क्वेश्चन क्या भी हमारा, एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एक्ट एज गुड कैटालिस्ट व्हाई। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हमारे गुड कैटालिस्ट है, ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, हमने बहुत सारी प्रोसेस स्टडी की है। हर प्रोसेस में अप्रोक्सीमेट ट्रांजिशन मेटल्स हमारे गुड कैटालिस्ट होंगे। हमने अल्डिहाइड कीटोन की यूनिट में पढ़ा था बच्चों, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पॉलीमराइजेशन हुआ था बच्चों। हमने अल्डिहाइड कीटोन में स्टडी किया था और ये पॉलीथीन बना था, ये एथीन। बच्चों कैटालिस्ट क्या होता है भी आपका, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। यहाँ पर टाइटेनियम क्या बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स। एक हैबर प्रोसेस है बच्चों, हैबर प्रोसेस, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, N2 प्लस 3H2 2NH3, यहाँ आयरन सॉलिड और मोलिब्डेनम सॉलिड। आयरन सॉलिड यहाँ पर कैटालिस्ट होता है बच्चों और मोलिब्डेनम प्रमोटर है। आयरन और मोलिब्डेनम बहुत सारे क्या भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत सारे क्या ट्रांजिशन मेटल्स। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल को हम वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं तो निकल H2 का यूज होता है। तो निकल यहाँ पर क्या बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स। निकल भी क्या यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग है बच्चों इसका सल्फ्यूरिक एसिड का बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, मैं इस तरफ कैटालिस्ट लिखता हूँ बच्चों। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारा कैटालिस्ट कौन है भी आपके पास V2O5, वनडेनियम पेंटॉक्साइड, क्लियर। जो हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो कैटालिस्ट कौन होता है V2O5। एक हमारे पास है फिशर ट्रोप्स प्रोसेस, इसमें कैटालिस्ट कौन होता है भी आपका कोबाल्ट। यहाँ कोबाल्ट क्या होता है कैटालिस्ट। बच्चों कोबाल्ट ले लीजिए, वनडेनियम ले लीजिए, निकल ले लीजिए, आयरन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, ये सब क्या है ट्रांजिशन मेटल्स। यानी बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, हमारे जितनी भी मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है बच्चों, उनमें जो कैटालिस्ट कवर करता है वो कैटालिस्ट हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती है। कैटालिस्ट क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल्स। यानी हमारी मैक्सिमम जो रिएक्शंस है बच्चों, उन सभी में जो कैटालिस्ट कवर करता है वो कौन करेगा भी आपका ट्रांजिशन मेटल्स। यानी ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। इसके पीछे रीजन क्या भी आपका, यानी जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स वो हमारे गुड कैटालिस्ट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हमारे गुड कैटालिस्ट कवर क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है,
इट इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से लेके +8 तक। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों को +1 से लेके +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, इट इज ड्यू टू फ्री वैलेंसी इन ट्रांजिशन मेटल्स। फ्री वैलेंसी इन ट्रांजिशन मेटल्स। इट इज ड्यू टू presence of unpaired electrons। presence of unpaired electrons। unpaired electrons की presence के कारण ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। बच्चों हमारे वेरियस रीजन क्या बताई गई? जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये सब एग्जांपल है बच्चों। पॉलीमराइजेशन में हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, हेबर प्रोसेस में हमारे पास आयरन और मोलिब्डेनम, हाइड्रोजनेशन में हमारा निकल, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैंडेनियम पेंटॉक्साइड, फिसर प्रोसेस में कोबाल्ट। यानी हमारी वेरियस प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स हमारा गुड कैटालिस्ट कवर करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स गुड कैटालिस्ट का वर्क करने के पीछे क्या रीजन है? एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, दूसरा फ्री वैलेंसी हो गया, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस हो गई, फ्री वैलेंसी हो गई और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब के कारण बच्चों हमारे ट्रांजिशन मेटल्स वो हमारे पास किस कवर करते हैं? गुड कैटालिस्ट कवर करते हैं। किस कवर करते हैं? गुड कैटालिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत ध्यान से करना आपको इसको। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, लेकिन कोशिश अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हमारा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। बच्चों जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इनकी साइज लार्ज है, तो जैसे ट्रांजिशन मेटल्स की हम क्रॉस पैकिंग करते हैं बच्चों ऐसे। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने क्रॉस पैकिंग की, तो देखिए यहां पर ये वैकेंट स्पेस रह जाता है, स्मॉल स्पेस रह जाता है ना आपका ट्राइंगल स्पेस। ये हमारे पास स्मॉल स्पेस रह गया। इस स्मॉल स्पेस के अंदर बच्चों हमारे स्मॉल एलिमेंट्स आएंगे, या तो हाइड्रोजन आएगा, या कार्बन आएगी, बोरोन आएगा, नाइट्रोजन आएगी। ये इस स्मॉल स्पेस को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं, और क्या बनता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यानी जब हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हम क्लोज पैकिंग करते हैं, तो उनके बीच में स्मॉल गैप रह जाता है। क्या रह जाता है? स्मॉल गैप, विच इज ऑक्यूपाइड बाय, जो हमारा किस ऑक्यूपाई होता है भी आपके पास, विच इज ऑक्यूपाइड बाय स्मॉल एलिमेंट्स, जो हमारे स्मॉल एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होता है। यानी ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल, small gap will be which is occupied by small elements, that is hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc. and form इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्लोज पैकिंग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें स्मॉल गैप रह जाता है। उस स्मॉल गैप में कौन फॉर्म करता है? आपके स्मॉल एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं, क्या बनते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे Fe3C, TiH, TiH2, MnC etc। ये हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे स्मॉल एलिमेंट्स उस गैप को ऑक्यूपाई करते हैं, इंटरस्टिशियल साइड को, वर्ड को ऑक्यूपाई करते हैं, क्या बनते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर बच्चों? जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमारे पास मोर हार्डर होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड।
दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड इन नेचर. They have high melting point. उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? हाई होता है. They acquire chemical inertness. They show इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. क्लियर बच्चे? ट्रांस मेटल्स की बात थी कि हमारे ट्रांस मेटल्स भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. जब हम ट्रांस मेटल्स की क्रॉस पैकिंग करते हैं तो स्मॉल गैप बचता है, उसको वॉइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं. उसमें स्मॉल एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है जिसके कारण वो हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, केमिकल इनर्टनेस हो जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करवा रहा हूं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट. ध्यान से देखिए आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए. ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले तो क्वेश्चन आता हमारे पास यहां पर, एक्सप्लेन ट्रांजिशन मेटल्स have variable oxidation state. Explain why. Explain trans metals have variable oxidation state. why कि ट्रांस मेटल्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. कि ट्रांस मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. why कि ट्रांस एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है बच्चों? जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? आर्गन 18 3d फोरस में जाते हैं. इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सीरीज में कहां पर जाते हैं? n-1d एंड ns ऑर्बिटल. यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स वो कहां जा रहे हैं? n-1d और ns ऑर्बिटल. जो ट्रांस मेटल्स है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं बच्चों? n-1d और ns ऑर्बिटल में जाते हैं. यानी इन द ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ट्रांजिशन सीरीज है वहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कहां पर जा रहे हैं? n-1d और ns ऑर्बिटल. इन दोनों में बच्चों n-1d और ns में लेस एनर्जी गैप होता है. क्या होता है? लेस एनर्जी गैप. और उस लेस एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन हमारे फोरस के साथ में 3d से भी आउट होते हैं. लेस एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन ns के साथ n-1d से भी आउट होते हैं. क्लियर? इसलिए बच्चे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं. देखिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैग्नीज है, आर्गन 18 3d5 4s2. ध्यान से देखिए बच्चों, जब हमने फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन किस रिमूव किए? फोरस ऑर्बिटल से, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई. अब फोरस के बाद एक 3d से जाएगा, दो फोरस के और एक 3d5 से, तो +3. अब 3d से कितने इलेक्ट्रॉन तक रिमूव हो सकते हैं? 5 तक रिमूव हो सकते हैं ना भाई. फोरस के तो 2 हो गए. क्लियर? 3d में 5 है. अभी हमने d का 1 लिया तो 2 और 1 3, फिर 2 लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. क्योंकि वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों. कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो 7 तक लॉस होंगे. उसके बाद तो किसका आ जाएगा? नोबल गैस. और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद तो क्या आ जाएगा? नोबल गैस आ जाएगा. और नोबल गैस आने के बाद विच हैज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते. तो हमारे पास जो मैग्नीज जो +2 +3 +4 +5 +6 +7 +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, when a single element can represent more than one oxidation state, which is known as variable oxidation state. और यहाँ पर तो मैग्नीज +2 से लेके +7 तक शो कर रहा है. इसका मतलब ये हमारा क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन
स्टेट में। इसी टाइप से जैसे ऑसोमियम एलिमेंट है वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, यानी वो तो +8 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक भी शो करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है और लोवेस्ट +1 है। जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर 29 होता है बच्चों, आर्गन 18, 3d10 4s1। अगर एस का एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो कॉपर कितनी शो करेगा बच्चों? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद फुल फिट आता है, हालांकि +2 भी शो करता है पर ये +1 भी तो शो कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और हाईएस्ट कितनी है? +8। और बच्चों ये एलिमेंट क्या शो करते हैं? मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ 3D और 4s में लेस एनर्जी रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से भी रिमूव हो सकते हैं और 3D से भी रिमूव हो सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ns से रिमूव होगा, उसके बाद n-1 d से रिमूव होगा। तो यहाँ पर लेस एनर्जी गैप होने के कारण देश होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजन क्या रहेगा? इट इज ड्यू टू लेस एनर्जी गैप in between n-1 d and ns orbital। क्या रीजन बताया भी? इट इज ड्यू टू लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन, लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। n-1 d और ns ऑर्बिटल में क्या होता है? लेस एनर्जी गैप होता है। क्या होता है? लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन n-1 d ns ऑर्बिटल। So electrons are removed ns and n-1 d orbital so that they can show variable oxidation state। इसलिए वो क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमने क्या रीजन बताया भी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पहला क्वेश्चन था भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पीछे क्या रीजन है? लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन n-1 d और ns ऑर्बिटल। n-1 d और ns ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों? लेस एनर्जी गैप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन n-1 d और ns ऑर्बिटल। इसके जस्ट बाद बच्चों हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों। एक बार मैं फटाफट बता रहा हूँ बच्चों। एक बार जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर? इसका कॉन्फिगरेशन, वैलेंस कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों? 3d1 4s2। आर्गन 18 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर आर्गन 18 होते हैं, फिक्स है बच्चों। क्लियर? इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। ठीक है बच्चों, स्कैंडिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो फिक्स्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कैंडिनियम में s के इलेक्ट्रॉन के साथ d के रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आर्गन 18 स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन आता है। किसका आता है? आर्गन 18 स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन आता है। तो ये हमारे पास +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फिक्स्ड में। ये +2 शो नहीं करेगा, डायरेक्टली +3 शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव के बाद, तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन शो करता है। तो हमारा स्कैंडिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो फिक्स्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर? हमारा क्वेश्चन ऐसे बढ़ता है भी आपका, चलो वो बाद में बताएंगे। टाइटेनियम यहाँ पर कितनी शो करेगा? s के 2 रिमूव हो गए, उसके बाद एक डी से रिमूव किया +3, एक डी से और किया तो +4। ऐसे वनडेनियम 2s के रिमूव किया तो +2, फिर एक डी से किया +3, एक डी से और किया +4, एक डी से और किया +5।
ऐसे ये करेगा भी आपका क्रोमियम +2 से +6, ये +2 से +7 है ना, ये +2 से +7 करेगा बच्चों, +2 2 +7। लेकिन बच्चों को आगे के एलिमेंट्स है, ये जैसे आयरन है बच्चों, ये +2 +3 +4, क्योंकि यहाँ पर साइज भी डिक्रीज होती जाती है, और साइज डिक्रीज हो जाती है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल्फ इंटरेक्शन बढ़ता है, तो इस तरह +2 +3 +4 ही शो करता है, उसके फर्दर लॉस नहीं करते। ऐसे ये +2 +3 +4, निकल मिली +2 +3 +4, जो कॉपर है बच्चों +1 और +2 शो करता है। जिंक सिर्फ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिर्फ +2 ही शो करता है, उसके फर्दर लॉस नहीं करता, के लिए उसके फर्दर लॉस नहीं करता। तो हमारा क्वेश्चन एक आता है, विच एलिमेंट in first transition series so +3 fixed oxidation state। बच्चों सर कौन सा एलिमेंट है जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3? विच एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो +3 फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट? तो +3 सिर्फ कौन करता है बच्चों? स्कैंडिनियम, स्कैंडिनियम, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन 21 आर्गन 18 3d1 4s2। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये +3 स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन गेन करता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन आता है, इसलिए +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम आते हैं। कौन सा एलिमेंट +1 शो करता है? तो +1 कौन शो करता है बच्चों? कॉपर, क्योंकि 3d10 4s1 या ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो ये फुली फिट आ गए ना। तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो क्या शो करता है? +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन